हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं आज से इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हम इस पूरी बुक के सारे चैप्टर्स करेंगे वर्ड टू वर्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें थोड़ा सा मोटा मोटा यूं बताया गया है कि कौन से इवेंट जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और जो आज की पॉलिटी इंडिया में चल रही है वो कहाँ से लिए गए हैं, किन से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। तो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं 1608 में ट्रेडर्स की तरह इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस टाइम पे उनको मिला था एक एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया। कहाँ से? बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने चार्टर में ये बोला कि जो भी मर्चेंट जाएंगे यूरोप से इंडिया में वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही मर्चेंट होंगे, वही ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब बाकी जो यूरोपियन थे उनको तो एक्सक्लूड कर दिया। अब उनके बाद जैसे जैसे वो अपना ट्रेडिंग इधर शुरू करते गए उसके बाद 1765 में क्या होता है, कंपनी जो कि अब तक एक प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन कर रही थी परफॉर्म, वो ऑब्टेन करने लगी दीवानी राइट्स। कहाँ के मिले उसको? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के। जिससे उसने क्या करा, उसने पावर, टेरिटोरियल पावर अज्यूम कर ली कि आसपास के एरियाज को कॉन्कर करा और फिर वहां पे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने लगे। वही दीवानी राइट मतलब कि रेवेन्यू वहां से वो कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है 1858 में, जो अभी अपना बोलते हैं कि सिपोय म्यूटनी या फिर कई डिफरेंट नाम दे रखे हैं हमने, जो भी बैटल ऑफ 1858 की थी, उसके बाद क्या होता है कि ना जो कंपनी का रूल है वो किसके अंडर में चला जाता है? वो चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के अंदर। वो अपनी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम कर लेता है कि गवर्नेंस ऑफ इंडिया किसके अंडर है? अब से ब्रिटिश क्राउन के अंदर है। और फिर ये ब्रिटिश क्राउन का रूल कहाँ तक चला? फिर पूरा अपना इंडिपेंडेंस तक चला। तो ये दो पार्ट में कवर करेंगे हम। एक तो कंपनी रूल है 1773 से लेके और फिर 1858 तक, और दूसरा पार्ट है यहाँ पे तो जो भी कंपनी वाले थे वो रूल बना रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी तरफ से। और यहाँ पे क्या होता है, क्राउन रूल चल रहा है। मतलब जो भी रूल्स वगैरह है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो है ब्रिटिश क्राउन की। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कंपनी रूल और कल देखते हैं अपना क्राउन रूल। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये लॉज आते हैं, जो एक्ट आते हैं, उनमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है अपना रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इधर यही बताया गया कि जो भी अपना इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे अपने को इंडिपेंडेंस मिली, बाद में अपने को कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई, कई सारे फीचर्स हमने कहाँ से बोरो कर रखे हैं? वो कर रखे हैं जो उस टाइम पे अपनी फ्रीडम के टाइम से, इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले जो भी रूल वगैरह आए थे, थोड़ा थोड़ा उनसे इन्फ्लुएंस है जो अपना आज का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अभी अपनी पॉलिटिकल फॉर्म या फिर जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अपने इंडिया में चल रही है। तो वो इवेंट क्या क्या थे, तो वो चल रहा है। तो इवेंट में सबसे पहले कंपनी रूल में क्या, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो कहता है कि ये एक्ट, हम हर रूल को तो नहीं पढ़ सकते, हम देखेंगे जो मेन मेन है। अब मेन मेन है, सबसे पहले था 1773 का। तो उसमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट थी? वो था कि ना ये फर्स्ट स्टेप था जो कि लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहती थी और रेगुलेट करना चाहती थी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया में। और दूसरा क्या था, इसने रिकॉग्नाइज करा कि भले ही ये कंपनी है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, पर इसके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जो कि उनको देखने पड़ेंगे। और तीसरा क्या होता है, इसके कारण इसने क्या करा, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। क्योंकि अब तक क्या चल रहा था, अलग अलग एरियाज थे और उनको गवर्न कर रहे थे वहां के किंग्स, प्रिंस, जो भी जैसा स्ट्रक्चर था वहां पे उसके अकॉर्डिंग। तो फिर पूरे के पूरी इंडिया को जहां पे इनका टेरिटोरियल पोजेशन हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो फिर वो एक सेंट्रल स्ट्रक्चर के अंदर लाने की कोशिश करी। तो फिर क्या करा इन्होंने, फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या थे, इन्होंने डेजिग्नेट करा, जब जो भी अलग अलग स्टेट्स थे इनके, जो उस टाइम पे बोलते थे, जो गवर्नर ऑफ बंगाल,
बंगाल का अलग गवर्नर था, मान लो मद्रास का अलग, बॉम्बे का अलग। तो इन्होंने क्या करा, जो भी बंगाल का गवर्नर था ना उसको डेजिग्नेट करा एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और क्या कर दिया, जो भी दो काम करे उसके लिए, एक तो कर दिया जो भी इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 मेंबर्स के लिए, कि जो इनको असिस्ट करेंगे। और ये पहला था कौन, वॉरेन हास्टिंग। और दूसरा क्या काम करा, जो भी, क्योंकि ये पहले क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल था, इसको क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो बाकी के जो गवर्नर थे बाकी प्रेसिडेंसीज के, जैसे बंगाल, बॉम्बे, उनको कर दिया इसके अंदर, इसके सबऑर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। दूसरा, इनको क्या करना था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था। तो उसमें क्या चाहिए इनको, कुछ ना कुछ अपन जुडिशियल भी चाहिए ना। तो फिर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया इस एक्ट के अकॉर्डिंग। कब करा, कोलकाता में करा 1774 के अंदर। और उस टाइम पे जैसे सिचुएशन चल रही थी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, प्रोहिबिट कर दिया जो सर्वेंट ऑफ कंपनी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट थे ना, वो प्राइवेट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे। क्योंकि इनके लिए क्या था, इन्होंने ना फ्री ट्रेडिंग के लिए अपने वो ले रखे थे कि इनके लिए जो भी ट्रेडिंग है कोई टैक्स वगैरह इनको नहीं देना पड़ेगा। तो फिर बाकी जो इंडियन ट्रेडर्स थे उनके ऊपर तो टैक्स था ना। तो फिर इन्होंने क्या करा था कि बीच में, क्योंकि इनको पासेस थे फ्री के, फ्री ट्रेडिंग के, तो फिर उधर इलीगली ये उनका भी फ्री ट्रेडिंग करवाते थे कम टैक्स लेके। तो फिर ये कह रहे हैं कि प्रोहिबिट कर दिया कि सर्वेंट्स ऑफ कंपनी को फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स या फिर ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। अगले में क्या करता है, स्ट्रेंथन करा कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कि ना इनको एडमिनिस्ट्रेशन तो करना था स्ट्रोंग। तो फिर उसके लिए क्या करा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक नई बॉडी रिक्वायर करी कि तुम बनाओ एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। किस लिए, ताकि वो रिपोर्ट कर सके जो भी कंपनी के रेवेन्यू, सिविल या फिर मिलिट्री अफेयर्स इंडिया में चल रहे थे वो सारे रिपोर्ट करे, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग तो ये कर नहीं रहे थे, ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी थी टेरिटोरियल पोजेशंस इंडिया के अंदर। तो फिर वहां के जो भी सिविल या रेवेन्यू, मिलिट्री जो भी अफेयर्स थे उन सब को रिपोर्ट, उन सब की रिपोर्ट दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये मेन फीचर देखे हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के। अब देखते हैं इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए इसी एक्ट के अंदर 1781 में। तो क्या क्या अमेंडमेंट थे, वो अमेंडमेंट कहते हैं कि यहाँ पे क्या बनाया था, सुप्रीम कोर्ट बनाया था कोलकाता में 1774 में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ना जो गवर्नर जनरल था और उसकी काउंसिल थी उनको क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के, कि जो भी इन्होंने काम करे हैं अपनी ऑफिशियल एक्शन के लिए, ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। एक तो ये बोला, और क्या कर दिया इन्होंने, एक्सक्लूड करा कि जो रेवेन्यू मैटर्स होंगे वो सब भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और क्या करा, इसने रिक्वायर करा कि कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडर। जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये बोला कि किसी प्रोसीजर या फिर किसी रूल बुक के अकॉर्डिंग तो वो जस्टिस करेंगे ना। तो फिर ये कह रहे हैं कि तुम करो, जो भी डिफेंडर्स हैं जिसके लिए तुम काम कर रहे हो वो कैसे करो, कि ना जो उनके पर्सनल लॉज है ना उनके अकॉर्डिंग तुम अपनी वो वर्डिक्ट दो। जैसे कोई हिंदू है तो उसको कैसे ट्रीट करो, हिंदूज वर टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉज। तो हिंदू को जो भी हिंदू लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करो, और जो मुसलमान मुस्लिम्स हैं उनको कैसे ट्राई करो, उनको अकॉर्डिंग टू मोहम्मदन लॉज, जो उनके लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ट्राई करो। ठीक है। अब
और दूसरी मेन बात, मान लो यहाँ से कोई अपील जानी है तो वो अपील कैसे जाएगी, यूं है कि इट लेड डाउन दैट अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट, जो भी अलग अलग प्रोविंस थी, अगर उनके अगेंस्ट कोई अपील फाइल करनी है तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आज अब होता है कि हाई कोर्ट की अगर कोई अपील जाती है हाई कोर्ट के किसी डिसीजन के अगेंस्ट तो वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। पर इन्होंने बोला कि ना, जो भी हाई कोर्ट किसी प्रोविंशियल कोर्ट के अगेंस्ट कोई अपील जाएगी तो वो पहले कहाँ पे जाएगी, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगी, नॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये इसका अमेंडमेंट था। इसके बाद आता है कुछ ना कुछ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसमें क्या हुआ, जो मेन तो रेगुलेटिंग एक्ट यही था, इसके अंदर अमेंडमेंट थी, पर इसके अंदर भी, इसके बावजूद भी जो इनको यूं लग रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा तो कुछ और लॉज लेके आने पड़ेंगे, तो फिर उसके लिए लेके आए ये पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो उसमें क्या क्या करा इसने, अलग अलग डिस्टिंग्विश करा किसके बीच में, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये बोला कि कंपनी के जो भी कमर्शियल फंक्शंस है, जो भी ये ट्रेडिंग कर रही है, वो काम अलग है, और जो टेरिटोरियल पोजीशन कर रखा है वहां का जो ये एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मतलब जो इसके पॉलिटिकल फंक्शन है, वो एक अलग चीज है। तो दोनों को अलग अलग रिकॉग्नाइज करा। अब दोनों को अलग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उनके लिए बॉडीज जो उनको गवर्न करेगी, सुपरवाइज करेगी, वो भी तो अलग होनी चाहिए ना। तो इन्होंने दो बॉडीज फॉर्म करी। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन्होंने पहले भी बनाया था ना, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, जो भी कंपनी के कमर्शियल ऑफिस अफेयर्स हैं उनको देखेगी, और जो बाकी के बच गए पॉलिटिकल अफेयर वो कौन मैनेज करेगा, उसके लिए एक नई बॉडी कही कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब इनके पॉलिटिकल अफेयर्स देखेंगे। ये कह रहे हैं ना इधर, एम्पावर कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि क्या करेगी, वो सुपरवाइज और डायरेक्ट करेगी ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नेंस। और कहाँ के एरिए के, जो भी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया है, क्योंकि ये टाइम चल रहा है 1784, इसके आसपास इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब करके काफी सारा एरिया इन्होंने अपने अंडर पोजेशन में ले लिया था, तो फिर वहां का रूल रेगुलेशन देखना था ना। तो कुछ एरियाज इनके पोजेशन से बाहर थे, तो उनको छोड़ के जो भी इनकी पोजेशंस थी, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया थी, वहां पे ये सब अपने रूल अप्लाई कर रहे थे। तो ये सब ये एक्ट थे। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। ये मेन एक्ट में तो नहीं काउंट होएगा, पर ये था अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट किस लिए था, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा कई बार। तो इसने बोला था 1786 में ये अपॉइंट करा गया था एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि पिछले एक्ट में हमने देखा था ना कि क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या डेजिग्नेट कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फिर इस पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में। तो फिर इसने दो कंडीशंस प्लेस करी, अपनी दो डिमांड करी कि मैं इस पोस्ट को एक्सेप्ट करूंगा, पर उसके लिए दो चीजें चाहिए। इसने कहा कि जो भी काउंसिल बना रखी है ना, जैसे हमने पीछे देखा था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स बनाई थी, तो यूं कह रहा था इसके डिसीजंस को मैं ओवरराइड कर पाऊं। एक तो ये कंडीशन ली थी, कहाँ पे, कब, इन स्पेशल केसेस में। और दूसरा क्या कह रहा था कि वो अपॉइंट होना चाहिए एज कमांडर इन चीफ। तो फिर इन दो चीजों के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। बाद में जो मेन एक्ट आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, तो इसमें तो सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए ये कंडीशन अप्लाई करी थी, अमेंडमेंट करा था इस एक्ट में। यहाँ पे इन्हीं जो भी अमेंडमेंट थी इनको एक्सटेंड कर दिया, या फिर कह दो जो भी ये कंसेशंस मिली थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उनको एक्सटेंड कर दिया किनके लिए, कि बाकी अब जो आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे उन सब के लिए, या फिर जो भी अलग अलग प्रेसिडेंसीज हैं उन सभी के गवर्नर्स के लिए, कि वो अपनी जो भी इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उनके डिसीजंस को ओवरराइड कर सकते हैं इन स्पेशल केसेस। ये था। और क्या कर दिया, जो सबसे मेन बात इसकी बोली जाती है, इसने एक्सटेंड कर दिया ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ अनदर 20 ईयर्स। क्योंकि हमने शुरू में देखा ना कि एक एक्सक्लूसिव राइट लेके आए थे कि
ईस्ट इंडिया कंपनी की उन्हीं को ट्रेड करना है। जो भी ब्रिटिश मर्चेंट होंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ही होंगे जो इंडिया के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। तो फिर यहाँ पे फिर से इनकी मोनोपोली, तो उनकी मोनोपोली हो गई थी ना, तो फिर इस एक्ट ने क्या करा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वाले ने फिर से एक्सटेंड कर दी अनदर 20 ईयर्स के लिए इनकी जो भी ट्रेड मोनोपोली थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहते हैं, और एक मेन काम क्या करा कि जो हमने देखा था पीछे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और या फिर उसका स्टाफ था, तो उन सब की जो भी पेमेंट है, जो भी उनकी सैलरीज है, वो कहाँ से जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है ना, तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना। ये भी कई बार एग्जाम्स वगैरह में आते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो मेन मेन क्या था इसका, यहाँ पे हमने देखा था 1793 में कि इनकी जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको क्या एक्सटेंड कर दिया अनदर 20 ईयर्स के लिए। पर यहाँ पे इस फीचर को दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे 20 ईयर कंप्लीट हो रहे थे ना, तो यहाँ पे इसको दोबारा से एक्सटेंड नहीं करा। यहाँ पे इनकी ट्रेड मोनोपोली को कर दिया खत्म, अबोलिश कर दिया। पर किस कंडीशन के साथ, दो चीजें फिर भी इनके लिए मोनोपोलाइज करी। क्या चीजें, एक तो टी, टी का जो भी ट्रेड था ना, उनमें इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स थी उन्हीं की मोनोपोली रही। और दूसरा जो भी ट्रेड विद चाइना था, वो भी उसमें भी इन्हीं की, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों की मोनोपोली रही। ठीक है, और दूसरा क्या करा, एक तो ये मेन फीचर था, दूसरा ये भी, इट asserted the sovereignty of British crown over the company's territories in India। देखो कितनी बड़ी बात है, कह रहे हैं कि ना जो भी कंपनी की टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, मतलब जहां पे भी उन्हें कब्जा करके अपना पोजेशन ले रखा है ब्रिटिश, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वो कह रहा है कि ना वो सोवेरेनिटी किसकी है, ब्रिटिश क्राउन की। मतलब उनके लिए अगर कोई रूल डिसाइड करना है, कोई कुछ भी अगर कुछ डिसीजन लेना, तो उसमें सोवरेन कौन है, कोई उधर का कोई किंग या प्रिंस नहीं है, वो वहां पे कौन है, ब्रिटिश क्राउन उसके लिए सोवरेन है। वो अपनी तरीके से जैसे भी रूल वगैरह बनाना चाहे, जो भी उनके लिए डिसीजन लेना चाहे, तो वो फ्री है, ब्रिटिश क्राउन कैसे भी उनके लिए डिसीजन ले सकता है उन सभी टेरिटरीज के लिए। और टाइम कब चल रहा है ये, 1813 का। काफी सारा एरिया, इन मराठों के साथ भी लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, तो फिर काफी सारा इंडिया का कुछ प्रिंस वगैरह, जो प्रिंस एरियाज थे उनको छोड़ के मैक्सिमम जो इंडिया की टेरिटरी थी वो इन्हीं के पास थी। तो वो सारा का सारा क्या हो गया, सारी सोवरेनिटी कब कहाँ चली गई, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। और दूसरा इन्होंने क्या करा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो एजुकेट करना चाहते थे, अपनी एजुकेशन को या फिर अपने रिलीजन को स्प्रेड करना चाहते थे इंडिया में, तो फिर उनको भी अलाउ कर दिया इस एक्ट ने कि ठीक है तुम इंडिया जाके अपना पर्पस सोल्व करो। और क्या करा, जो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थी ना, वो इंडिया में स्प्रेड करना चाहते थे यहाँ के जो इनहेबिटेंट थे उनके ऊपर, तो उसको भी अलाउ कर दिया इन्होंने। क्योंकि ये उस टाइम पे क्या चाह रहे थे, इनको काफी सारा पोजेशन इनके पास था, टेरिटरीज इनके पास थी, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर चीज के लिए ब्रिटेन तो नहीं जा सकते ना, ब्रिटेन से किसी को नहीं बुला सकते, तो फिर मेंटालिटी चाहते थे कि अपनी एजुकेशन के थ्रू यहाँ से अपने को स्प्रेड करके कुछ चीप लेबर इधर से ही मिल जाए इंडिया से। तो फिर उस पर्पज से क्या चाहते थे, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी ना उसको इंडिया के अंदर ही, जो इनहिबिटेंट है इनकी पोजेशन, इनकी ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर, उनको उनके अंदर स्प्रेड करें। और क्या कर दिया इन्होंने, ऑथोराइज कर दिया लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन, कि जो भी लोकल गवर्नमेंट थी, अब लोकल गवर्नमेंट कहाँ की थी, ये ब्रिटिश की थी क्योंकि इन्होंने पोजेशन ले रखा था, तो उनको अलाउ कर दिया कि तुम अपना टैक्स इम्पोज कर सकते हो। और अगर ये पावर दी है उनको, तो फिर साथ में एडिशन में कुछ और भी देना पड़ेगा ना, इन्होंने बोला कि पनिश भी कर सकते हो अगर टैक्सेस जो तुमने इम्पोज करे हैं वो टैक्सेस आपको नहीं मिल रहे हैं। तो ये था 1813 का एक्ट। अब उसके बाद जो भी आता है मेन 1833, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करा, पहले हमने क्या देखा था पीछे 1773 में हमने देखा था ना कि जो बाकी की प्रेसिडेंसी थी, जैसे बंगाल, मद्रास,
और इन सब को क्या करा था, बॉम्बे इन सब को सबऑर्डिनेट कर दिया था बंगाल के गवर्नर के, और उसको बोल दिया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पर यहाँ पे उनकी पोजीशन, क्योंकि ये टाइम चल रहा है कब का, 1773 का टाइम चल रहा है, और अब टाइम आ रखा है 1833। काफी सारा टेरिटरी इंडिया की, काफी सारी टेरिटरी इनके पास थी। तो फिर इन्होंने क्या करा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, उसको डेजिग्नेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और सारी की सारी सिविल और मिलिट्री सारी पावर उसके अंदर वेस्ट कर दी। फिर क्या कर दिया, और ऐसा पहला सबसे पहला कौन बना था, विलियम बेंटिंक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद इसने डिप्राइव करा। पहले वाले में तो क्या करा था, उसको सबऑर्डिनेट करा था बस, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर थे ना, उनको बंगाल के गवर्नर के सबऑर्डिनेट कर दिया। पर यहाँ पे इन्होंने एक फर्दर स्टेप मूव करा, इन्होंने कहा जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स है ना, उनसे ही डिप्राइव कर दिया जो भी बंगाल और बॉम्बे के गवर्नर्स थे, कि जो भी अब लेजिस्लेशन का काम है वो कौन देखेगा, वो देखेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसी के पास क्या, एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर आ गई, कि पूरे एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए जो भी रूल वगैरह, जो भी लेजिस्लेशन होगा, लॉज बनेंगे, वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका रोल खत्म कर दिया लेजिस्लेशन के लिए बंगाल और बॉम्बे के गवर्नर्स का। और क्या हो गया, जो भी इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आए कैसे थे, ये एज ए ट्रेडर आए थे ना, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो कमर्शियल बॉडी थी ना, उसकी एज अ कमर्शियल बॉडी तो एक्टिविटीज खत्म कर दी, और वो अब क्या बन गई, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, क्योंकि अब पोजेशंस टेरिटरी ज्यादा है, तो फिर उसको रूल करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो फिर एक कमर्शियल बॉडी ना होके अब ये क्या बन गई, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी। ठीक है, एक ये था, उसने अटेम्प्ट करा था कि जो भी, मान लो इनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते कौन थे, जो भी ये अपना एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करा के और फिर जिनको सिलेक्ट करते थे, वो होते थे सिविल सर्वेंट। पर इनके ये ट्राई करा कि इसको ओपन कर दिया जाए, कि इंडियंस के लिए भी ओपन करो, कि जो भी एग्जाम को क्वालिफाई करे वही अपना क्या बन जाए, सिविल सर्वेंट। पर ट्राई करा गया था, बाद में इसको नेगेट कर दिया गया, क्योंकि वो अपोजिशन था कहाँ से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेन बॉडी थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो क्या बन रही है अब, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो वो कैसे, वो सारे लेके आते थे ब्रिटिशर्स, तो वो इंडिया के लिए फ्री क्यों करवाना चाहेंगे जब, तो ये रोल था। अब देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये एक लास्ट मेजर स्टेप था कि पूरे के पूरे को एक सेंट्रलाइज कर दे, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इन्होंने क्या करा, सेपरेट करे लेजिस्लेटिव, और सबसे लिए अगर मेन बात जिसके लिए जाना जाता है ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853, वो मेन बात यही है कि इसने सेपरेट करा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। हमने पीछे देखा था ना, जो भी गवर्नर जनरल था उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रखी थी। अब उन्हीं का ऊपर से ये क्या कर दिया था, जो भी और बॉम्बे और मद्रास के थे गवर्नर्स, उनसे भी लेजिस्लेटिव पावर हटा ली। तो अब इनको क्या करना है, गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है और लेजिस्लेशन भी देखना, मतलब रूल्स, जो भी लॉज वगैरह हैं वो खुद से ही बनाने हैं और खुद से ही एग्जीक्यूट करने हैं, उसी सेम बॉडी को, सेम काउंसिल को। तो फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था ना, तो फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करा, इन दोनों बॉडीज को ना अलग कर दिया गया, अलग अलग काउंसिल बनाई गई, और काउंसिल बना के दो अलग काउंसिल बना दी इसी के अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरी क्या होगी, इंडियन या फिर सेंट्रल बोल लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका स्पेशल काम यही था, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का था, कि मेन उसको रूल या फिर लॉज बनाने हैं ब्रिटिश पोजेशंस के अंदर के लिए। ठीक है, ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। और जो काम यहाँ पे कम हुआ था, कि इन्होंने ट्राई करा था एक ओपन सिस्टम लेके आए,
सिविल सर्वेंट के लिए, वो यहाँ पे इन्होंने ट्राई करा कि इंट्रोड्यूस एन ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ जो भी इनके सिविल सर्वेंट थे उनके लिए। ठीक है। और दूसरा क्या करा, थोड़ा बहुत, क्योंकि उस टाइम तक सेंटिमेंट ऐसे थे और कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी वहां पे चाहिए था इनको, कि जो भी लोकल्स थे उनको इन्वॉल्व करना पड़ रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ रिवोल्ट्स वगैरह चल रहे थे। ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत इनको लोकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, तो वो दिया इन्होंने इंडियन सेंट्रल जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी ना, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत इंडियन रिप्रेजेंटेशन दिया। वो कैसे दिया, ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल, जो भी नए 6 मेंबर थे ना, 6 मेंबर्स लिए थे किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना रहे थे ना उसके लिए, तो उनमें से 4 मेंबर वर टू बी अपॉइंटेड बाय लोकल्स। यूं नहीं कह रहे हैं कि ना वो लोकल्स ही होंगे, ये कह रहे हैं कि जो 4 मेंबर अपॉइंट करे थे ना, वो क्या होंगे, अपॉइंट करे जाएंगे बाय लोकल गवर्नमेंट। जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है वो उनको अपॉइंट करके भेजेगी। कौन कौन सी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की गवर्नमेंट। तो ये सब था अपना कंपनी रूल के अंदर जितने भी रेगुलेशंस या फिर एक्ट बने थे। अब इसके बाद सिनेरियो चेंज होता है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं 1857 का रिवोल्ट। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स को क्या कुछ नए स्टेप लेने पड़े, कि जो भी इधर के सिविल सेंटिमेंट्स हैं, जो भी इनके सोशल या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो भी लोकल रिप्रेजेंटेशन है ना उसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक अपनी तरफ से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा सा चेंज लाने की सोची इनके एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो डायरेक्टली, अब तक तो चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, तो इन्होंने क्या पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसने ले ली, क्राउन रूल ने, ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। तो फिर अब क्या चलेगा, क्राउन रूल चलेगा। कब से रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तो 1858 से लेके पूरा अपना इंडिपेंडेंस तक अब चलेगा क्राउन रूल। तो उसके इवेंट जो भी उसके अंदर मेन मेन एक्ट वगैरह आए थे वो हम देखेंगे कल की वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे हेल्प मिलेगी इसमें काफी, और मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी अच्छे से। और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें।